नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो अपनी बातों को जनता के बीच तक पहुंचाएं, अपने मुद्दों को जनता के बीच तक एक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें, और इसके लिए एक बड़ा जरिया होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी जैसे बड़े नेता प्रदेश स्तर के इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राजस्थान का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पर फोकस करेगी, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान के लिए आज संकल्प पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, लेकिन अपनी 7 गारंटी का वादा किया है। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने 7 गारंटी पूरा करने का वादा किया है। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त जेपी नड्डा ने बीजेपी के 3 मुद्दों को सबसे अहम बताया। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे। जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया। हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा। 3 बातों पर केंद्रित है बीजेपी का मैनिफेस्टो। सबका साथ सबका विकास, गरीबों, पीड़ितों और वंचितों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातों को विस्तार से जान लेते हैं। जेपी नड्डा ने महिला अपराध और घोटालों को लेकर भी गहलोत सरकार को घेरा। बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस की 7 गारंटी को कड़ी टक्कर दी है। जेपी नड्डा ने किसानों के लिए मुआवजा नीति की घोषणा की। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी ने हर जिले में महिला थाना खुलवाने का वादा किया है। राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी बीजेपी ने तगड़ा प्लान बनाया है। बच्चियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए कई वायदे किए गए हैं। किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति लाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख का बॉन्ड मिलेगा। हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। सभी बड़े शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। पेपर लीक और घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन करेंगे। घोटाले की जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे 2000 करोड़ रुपए। पर्यटन के माध्यम से 5 लाख युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। जेपी नड्डा ने महिला अपराध और घोटालों को लेकर भी गहलोत सरकार को घेरा। तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10,92,000
nearly 11 lakh cases have been registered against women in last 5 years, 5 सालों में। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है। बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस की 7 गारंटी को कड़ी टक्कर दी है। जेपी नड्डा ने किसानों के लिए मुआवजा नीति की घोषणा की। तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी ने हर जिले में महिला थाना खुलवाने का वादा किया है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी बीजेपी ने तगड़ा प्लान बनाया है। बच्चियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए कई वादे किए गए हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र के अंदर कई बातों का जिक्र किया गया, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र के मुकाबले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी 7 चुनावी गारंटियों पर और 10 योजनाओं पर पूरा भरोसा है। क्या है कांग्रेस की 7 गारंटी और 10 योजनाएं जिनके दम पर कांग्रेस चुनाव का सामना करने जा रही है? और सीएम गहलोत ने जो 7 गारंटी दी हैं उनमें गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन गारंटी, फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, आपदा राहत बीमा गारंटी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल गारंटी, स्टूडेंट्स को इसमें फ्री इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की गारंटी और साथ ही इसमें ओपीएस गारंटी भी दी गई है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी इसमें शामिल है। साथ ही इससे पहले सीएम गहलोत ने महंगाई कैंप के दौरान 10 जो हैं योजनाएं सामने लाए थे, जिनमें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट इसमें हर महीने निःशुल्क बिजली जो है वो दी जा रही थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में सभी लाभार्थियों को हर महीने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसमें मनरेगा में 100 कार्य दिन पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अलग से रोजगार, वहीं साथ ही साथ विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंदर क्योंकि 125 दिन का काम के अवसर दिए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें कम से कम न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन हर महीने और प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 15% की इसमें वृद्धि। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जिसमें पहले की जो राशि थी वो 5 लाख से बढ़ा करके अब उसको 10 लाख रुपए करने, और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो शुरू की गई उसमें दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा कवर देने की योजना भी इसमें शामिल है। तो ये कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं हैं और महंगाई राहत कैंप की ये 10 बड़ी योजनाएं जिसके जरिए सीधे सीधे लोगों को जोड़ने की कोशिश है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 जो चुनावी गारंटी है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें गृह लक्ष्मी गारंटी महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने की बात है।
गोधन गारंटी, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो भाव पर गोबर खरीदने का काम है। फ्री लैपटॉप टैबलेट की गारंटी दी गई है, जिसमें सरकारी कॉलेज में पहले साल के स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाएंगे। आपदा राहत बीमा गारंटी, जिसमें 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत इसमें दी गई है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल गारंटी, जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिल सकेगी। ये एक बड़ा मील का पत्थर इसमें साबित हो सकती है। वहीं 500 रुपए के गैस सिलेंडर की गारंटी, जिसमें करोड़ों परिवारों को गैस सिलेंडर इसमें देने का काम है। ओपीएस गारंटी, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की इसमें गारंटी दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये कई ऐसी गारंटी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दी गई हैं। और साथ ही इसमें क्योंकि समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, समझना इसमें यह भी है कि किसकी गारंटी पर, किसके घोषणा पर जनता भरोसा करती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरफ संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी है। अभी फिलहाल घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का सामने आना बाकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपनी इन्हीं गारंटियों के दम पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बारीक तौर पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दोनों ही हमारे खास मेहमानों का एनडीटीवी राजस्थान पर। अविनाश कल्ला जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान के अंदर अपनी गारंटियों के दम पर है, 10 योजनाओं के जरिए लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर उस योजना का, हर उस गारंटी का कार्ड बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर दिया है। क्या लग रहा है, कितनी प्रभावी? जो उनकी अभी तक की चुनावी स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत रिएक्टिव रही है। बीजेपी ने आगे बढ़ के अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं या जिन स्कीमों पे कांग्रेस चल रही है वो उनपे रिएक्ट कर रही है। जैसे आप देखिए, वो कह रहे हैं 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस ऑलरेडी 500 में डिलीवर कर रही है कई लोगों को और आगे ले जा रही है उस योजना को। स्कूटी वाली जो उन्होंने योजना कही, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री गहलोत ऑलरेडी ये स्कीम चला रहे हैं। तो बीजेपी ने कोई बहुत ऐसी इनोवेटिव सी चीज नहीं दी जिसका इंतजार था। वो मोस्टली रिएक्टिव रही है। और उन्होंने एक बात जो उन्होंने कही, जो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया, शायद पहली बार होगा कि घोषणा पत्र में एसआईटी का जिक्र आया है कि हम एक एसआईटी फॉर्म करेंगे जो करप्शन के अंदर चार्जेस को देखेगी। अब इन्हीं चार्जेस को प्रोब करते हुए ईडी करीब करीब 16 या 17 बार तो प्रदेश में आ ही चुकी है। तो ऐसा नया क्या लाएगा? मतलब कोई नयापन इस संकल्प पत्र में देखने को नहीं मिला। वही बातें जो कांग्रेस कह रही है उसी के इर्द गिर्द या कुछ मिली जुली बातें भाजपा भी कह रही है। अब ये मतदाताओं को डिसाइड करना है कि वो गहलोत की गारंटी या मोदी की गारंटी, किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि स्कीम है और बातें बराबरी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब जो जनता है उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही गारंटियां हैं। अब किसकी गारंटी पर कितना भरोसा जनता करती है, ये फिलहाल देखना है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, अब यानी कि गारंटी वर्सेस गारंटी, एक तरफ गहलोत की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। जनता को यह तय करना है कि किसकी गारंटी पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए श्याम सुंदर जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपना। देखिए शुभेंद्र जी, जिस प्रकार मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं, उनका शासन जा रहा है, गारंटी कोई मानेगा नहीं। अब घोषणा पत्र भी 19 तारीख को लाने की बात हो रही है। जो विजन 2030 लाए हैं उसको घोषणा पत्र में उतारने की बात बार बार कही जा रही है। और आपकी गारंटियों को पहले तो कह रहे थे मैं अकेला ही कहूंगा कि मैं ही गारंटी दे रहा हूं। अब राहुल गांधी को जोड़ा आपने, सचिन पायलट को जोड़ लिया और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जोड़ करके आपने कहा वो गारंटी मुख्य रूप से देखिएगा। जब सिकराय में प्रियंका गांधी आई थी तो उन्होंने गारंटी देने से मना कर दिया कि नहीं अशोक जी आप ही घोषणा कीजिएगा। तो ये आशंकाएं जो प्रकट हो रही है, जो आज राहुल गांधी ने कहा कि हम एक हैं, एक होकर के लड़ेंगे चुनाव, लेकिन केवल जिस प्रकार से हाथ मिलाने की बात, हाथ मिल ही नहीं पा रहा, गले मिल ही नहीं पा रहे। राहुल गांधी के सामने जो आ रहे हैं कि पहले आप चलिए, तो ये क्या दिखा? तो देखिए जिस तरह का माहौल आप करना चाहते हैं, तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद आकर के यदि बैठ गई हैं और उसके बाद भी अगर स्थिति ये बन रही है, तो फिर हम आशंका प्रकट करना चाहेंगे कई चीजों को लेकर के। और बार बार जो कह रहे हैं हम गारंटी, भाई आपने 11 गारंटी दी, उसके बाद आप कमियां कैसे महसूस कर रहे हो? आपने तो रजिस्ट्रेशन बहुत करा, अब गारंटियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैं तो देख रहा था अजमेर में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा, कोटपुतली में कहीं रजिस्ट्रेशन होता नहीं दिखा। कहाँ रजिस्ट्रेशन, कौन कैसे रजिस्ट्रेशन क्यों करेगा? आपकी गारंटियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गारंटी मिलेगी।
क्या आप उसको पार्ट, बजट का पार्ट बनाना चाहोगे? नहीं बनाना पाओगे। बजट का पार्ट नहीं बनाता कोई। अब देखिए, मैं बीजेपी का आज घोषणा पत्र देख रहा था, आप 500 में सिलेंडर दे रहे हो, वो कह रहे हैं कि आपने 100 रुपए दिए, हम 150 रुपए दे करके अब उसको 450 में ला करके आगे देंगे। देखिए, महिलाओं के बारे में जो घोषणाएं की है और प्रभावी ढंग से लागू होगी तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। निश्चित ये मान के चलिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के जा रहा है कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, तो आज एसआईटी के गठन की बात आ रही है, तो जल जीवन मिशन में जो ईडी आ गई और जो चीजें सामने आ गई और कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर में आपने पाइपलाइन नहीं डाली और आपने पैसे उठा लिए, बहुत सारी चीजें अगर एसआईटी का गठन हो गया, और निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूं अगर घोषणा पत्र का पार्ट बन जाता है, क्योंकि पहले घोषणा पत्र का पार्ट किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ एसओजी है। अब एसआईटी का गठन के लिए क्या विधानसभा में अलग से कोई बिल लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र का पार्ट है, इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा। अब दोनों के बिन दूल्हे की बारात है, अब दूल्हा तो है नहीं कोई जो कोई गारंटी देने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गारंटी देने की बात कही तो मानेगा कोई भी। अब हमारे मुख्यमंत्री जी दूल्हे हैं नहीं, वो गारंटी दे रहे हैं, उनकी बात मानेगा तो वो सामूहिक रूप से गारंटी देने तो के लिए। बीजेपी यही तो अब कह रही है, राष्ट्रीय वो अध्यक्ष यही को तो कह रही है लाओ, कि पहले की जो गारंटी है वो अधूरी पड़ी है, उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं वो। मैं तो ये कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने सितंबर से गारंटी का प्रभाव दिखाया, हाँ। और फिर आप 2 महीने में उसके बाद आप अच्छा, धरातल ये भी पे आ टर्म गए, कंडीशन गारंटी है, बंद। ये भी टर्म कंडीशन है कि पहले कह दिया जाता है कि हम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा अविनाश कल्ला जी, ये बड़ा पशुपेश की स्थिति होती है। जैसे दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में कह दिया गया कि ठीक है जी, आपका जो बिजली बिल में रियायतें हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए पहले रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को। तो क्या ये बाद में खुलता है चीज़ें कि देखिए हमने तो टर्म कंडीशन किया था कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो आपको इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, आज का जो वोटर है वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। अब पार्टियों को भी कोई ना कोई तरीके से आगे आना ही पड़ता है। जैसे श्याम जी ने कहा कि गारंटी कौन मांगेगा, बट घोषणा पत्र भले कांग्रेस ने जारी नहीं किया हो, पर मूलभूत किन बातों पे वो चुनाव में आगे बढ़ेंगी वो काफी दिनों से बोल चुके हैं कि ये हमारी 7 स्कीम्स रहेंगी। तो और ये इलेक्शन इस बार बहुत क्लियर है, क्योंकि जैसा इन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई मुख्यमंत्री तो अभी अपने टर्म के एंड पे है, अगली सरकार किसकी बनेगी उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने मूल कैरेक्टर के अपोज में जा रही है। प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भैरव सिंह शेखावत जी या वसुंधरा राजे जी, ये 2 ही चेहरे होते थे, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था। इस बार ये वसुंधरा जी को उन्होंने चेहरा नहीं रखा, तो बीजेपी ने लोकल चेहरा जो वो हमेशा आगे रखती थी, जिसकी बात पे लोग भरोसा करें, वो नहीं है। और वहीं कांग्रेस जो सामूहिक नेतृत्व की बात करती थी, अभी 2 दिन पहले तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही आगे किए हुए थी, पिछले 2 दिन में हमने देखने लगे हैं कि बाकी नेताओं को भी स्पेस मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां अपने आप को रियलाइन कर रही है। और एक बात और है, चाहे वो 19 को निकाले या ये लोग आज अपना घोषणा पत्र जारी करे 16 तारीख को, ये एक चीज दर्शाता है कि घोषणा पत्र को दोनों ही दल सीरियसली नहीं लेते। वरना ये बातें तो कभी से इनकी कमेटियां गठित हो चुकी थी, बहुत पहले भी बोल सकते थे कि हम किस मुद्दों पे जाएंगे। तो ना तो इनके पास आखिरी मोमेंट तक कोई कैंडिडेट होते हैं, हाँ। और ना ही कोई बहुत बड़े वादे, एक दूसरे की बातों को थोड़ा बहुत रिहैश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा पूरे चुनाव में कौन कितने लोग इन घोषणाओं की बात भी कर रहे हो। बीजेपी कार्यालय में तो आज कई लोग ये देख रहे थे कि भाई मेरे इलाके का या मेरे लिए क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल्ली से बन के आया हुआ घोषणा पत्र है और उसे यहां पढ़ लिया गया है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ फ्रीबीज की बात है, इसमें नई राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नया इसमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या, क्योंकि अभी 10 गारंटियों को 7 गारंटियों को लेकर के इसमें चर्चा हो रही है, 10 योजनाओं का जिक्र हो रहा है, लेकिन अपने घोषणा पत्र के अंदर क्या एक कदम आगे बीजेपी से निकल जाएगी, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
चुनावी चर्चा में बात चुनावी घोषणा पत्र की है और बीजेपी का आज अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी हो चुका है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार है, लेकिन 7 गारंटियों 10 योजनाओं के जरिए लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है पेट बनाने की, लेकिन किसकी गारंटी पर कितना दम है और इन घोषणाओं के जरिए क्या वाकई में राजस्थान का विजन नजर आता है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। मैं जरा श्याम सुंदर शर्मा जी, इसमें एक सीधी सी बात है, गारंटी वर्सेस गारंटी इसको कहें या फ्रीबीज वर्सेस फ्रीबीज, कि 500 रुपए गैस सिलेंडर तो हमने 450 कर दिया, आप कह रहे हैं लैपटॉप आप मोबाइल देंगे, तो हम कह रहे हैं जी हम स्कूटी दे देंगे। तो ये उसी दिशा में एक कदम है, इसमें विजन राजस्थान का नजर नहीं आ रहा है। देखिए शुभेंद्र जी, चुनाव 2024 का नजर आ रहा है मुझे कि यदि हम इस तरह की चीजें नहीं लाएंगे 2024 कैसे जीतेंगे। ये आप देखिएगा, ये मान के चलिएगा कि हम देखिए, ये अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से अगर घोषणा पत्र लाया, संकल्प पत्र जो जारी किया, मैं भी देख रहा था अभी कि उसमें देखिए बहुत सारी चीज, ऐसा नहीं कि संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर एक नया पेटेंट शुरू करेंगे, राजस्थान मेडिकल हेल्थ का एक बड़ा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, संभाग स्तर पर बनना चाहिए कि जो की जरूरत है, आज जरूरत पहले थी। और आज 23 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, 11 पूरी हुई है, अब क्योंकि जिले हो गए 50, तो हमको मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की जरूरत करेंगे। ये जिस तरह से कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा अभी पता नहीं, क्योंकि 50 करने के बाद जो हमारा मौजूदा ढांचागत विकास है उसको और तेजी से गति देने की जरूरत पड़ेगी। जो कि मैं भी बात देख, ERCP की बात बार बार आ रही थी, वही जो अशोक गहलोत ने कहा वो इन्होंने कहा कि हम भी अपने स्तर पर करेंगे। केंद्र का इसमें कितना योगदान होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। और मैंने एक बात और भी, आज अर्जुन लाल मेघरा से जब मैं वहां पर संकल्प पत्र के मौजूद था, मैंने बाद में उनसे कहा कि हम 2 वादे कर रहे थे, एक तो ERCP को लेकर के कर रहे थे, बार बार जो आ रही थी कि भाई क्यों नहीं हमको इसमें, और एक मानगढ़ को लेकर के कर रहे थे। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए, दोनों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की बात अगर इसमें की जाती तो निश्चित रूप से जफा, वो तो यही कह रहे हैं कि हम राजस्थान के संसाधन के आधार पर हम उसका विकास करेंगे। अब देखिए 4 सरकारें, मानगढ़ में 4 सरकारें आती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। चारों राज्यों को मिलकर के यदि कोई योजना प्रधानमंत्री जी के मुख से अगर निकल जाती है तो एक मानगढ़ को कह सकते हैं कि भविष्य सुधरेगा, क्योंकि 100 करोड़ अशोक गहलोत ने दिए, पता नहीं कहाँ लगे मुझे नहीं पता। और देखिए बार बार जो अशोक गहलोत कह रहे थे कि 13,600 करोड़ मैंने ERCP को लेकर के दिए थे, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं आया। जो तैयासी बांध बन रहे थे उसको कहा कि ये ऐसे, और जो एरिया है आसपास का जो विकसित है उसको हम बेचेंगे और फंड इकट्ठा करके देंगे, ये अशोक गहलोत का प्लान था। और वो तो अगर हाईकोर्ट में अगर रोक नहीं लगाई गई होती तो जमीन बिक गई होती और पता नहीं कहाँ लगता, मुझे नहीं पता। लेकिन ERCP को लेकर के थोड़ा सा खोलना चाहिए था। इसमें कहा गया कि हम अपने साधन के आधार पर, क्योंकि डबल इंजन की जब सरकार बन जाएगी तो केंद्र मदद करने में आसानी से कह सकता है, जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हम इसको किस तरह से ला पाएंगे और क्या कुछ कर पाएंगे। घोषणा पत्र में और क्या क्या बारीक चीजें हैं, जरा उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। और उधर कांग्रेस की जो अभी तक 7 गारंटी हैं उससे उनकी तुलनात्मक तरीके से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और भी, अविनाश कल्ला सर, एक चीज और बताइए सर, कि हम अभी तक देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जिसमें 7 गारंटियों का मुकाबला किया गया, लेकिन कांग्रेस अभी इन्हीं गारंटियों के इर्द गिर्द बीजेपी को उलझा चुकी है, क्योंकि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है गारंटियों के इर्द गिर्द ही रहा है। उसका काउंटर करने के मकसद से ही ये माना जाता है कि शायद ये घोषणा पत्र दिया गया है। लेकिन अब मौका है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो इससे बढ़कर के अपने घोषणा पत्र के अंदर कुछ सामने लेकर के आ जाए, तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए, ये उम्मीद ही की जा सकती है कि वो ऐसा कुछ निकालेंगे, पर जिस तरह की परिपाटी रही है ऐसा कुछ आता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के पास अभी तक अपनी जो बेस्ट ऑफरिंग थी वो कर चुके हैं, कि मुख्यमंत्री का चेहरा, उनकी वेलफेयर स्कीम्स और ये 7 वादे। इससे आगे या इतर कुछ नया अभी आए ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो कोई फॉरवर्ड थिंकिंग चीज दिखाएंगे। एक चीज जो दोनों ही घोषणा पत्र में नहीं नजर आती वो ये है कि अभी तक मूलभूत स्कीम, बेसिक सुविधाएं और कुछ फ्रीबीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कोई ऐसी घोषणा अभी तक नहीं आई जिसमें कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सा दिखे, क्योंकि प्रदेश में इंडस्ट्रीज का अगर हम देखें स्कोप तो वो बहुत है और हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी कंपनीज नहीं आती। हम NCR के इतने नजदीक हैं कि वहां के सैचुरेशन के बाद मल्टीनेशनल्स का एक ऑप्शन होना चाहिए था कि राजस्थान इज अ नेचुरल चॉइस, पर कोई सरकार इस पे काम करती नजर नहीं आ रही। तो अगर हम कोई ऐसी स्कीम्स ला पाए, क्योंकि
अब इन्होंने घोषणा कर दी कि हम इतने डॉक्टर लाएंगे या इतने टीचर देंगे, पर उसकी एक लिमिटेशन है। एक गवर्नमेंट एक लेवल तक ही लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, तो नए एम्प्लॉयर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक स्टेट में इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। और उसको लेके किसी भी सरकार में अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट फोकस नजर नहीं आ रहा कि उसको लेके कोई कुछ बात करे। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बिकॉज उनका अभी तक जो कोर वोटर बैंक है जिसे वो कहते हैं, वो रूरल ऑडियंस है, रूरल पॉपुलेशन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, और इंडस्ट्रीज और जो कमर्शियल बातें हैं वो उनको अपने घोषणा पत्र और अपनी आइडियोलॉजी से ज्यादा दूर रखते हैं। जैसे आज के भाषण में कहा, एक बयान आया कि जितना उद्योगपति को 1 रुपया मिल रहा है तो किसान को भी 1 रुपया मिले। अब ये बात आज के प्रैक्टिकल इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है, पर वो इसी तरह के भाषण और बयान उसी तरफ से आ रहे हैं। तो वेलफेयरिस्ट और जितनी फ्रीबीज या जितनी बेसिक फ्री फैसिलिटीज दी जा रही है उसी पे बात करेंगे। कोई ये बात नहीं करेगा कि इतने फ्रीबीज को गवर्नमेंट बेयर कहां से करेगी। अच्छा, ये भी क्या हाँ, अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है सर कि हमेशा देखा जाता है कि अगर ऐसा कोई घोषणा होती है तो उसको लेकर के दूसरा पॉलिटिकल पार्टी घोषणा कर देती है या कुछ इस तरीके का बयान दे देती है कि साहब देखिए कि राज्य के ऊपर कितना कर्ज बढ़ रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि फ्रीबीज की जो बातें हैं वो राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ के तौर पर भी नजर आएंगी, क्योंकि अभी ये किसी से छुपा नहीं है कि राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ कितना है, ये सभी के सामने है। लेकिन क्योंकि बीजेपी भी इसको इसी तरीके से प्रेजेंट कर रही है तो इसलिए इसकी बात भी नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, अभी उनका मुद्दा यह है कि आई कैन मैच दी अदर पार्टी एस बाय एस। अगर वो एक इक्का चलाएगा तो मैं भी एक इक्का अपनी तरफ से बाहर मैदान में रखूंगा। तो एस बाय एस मैच कर रहे हैं, ये सिर्फ वादे और बातें हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी जब अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो जरूर एक आंकड़ा लाएगी कि हमने 80% या 90% अपनी घोषणाएं पूरी कर दी, इतने आगे। पर अगर इतनी घोषणाएं उन्होंने कंप्लीट कर दी होती तो उनकी पोजीशन आज ऐसी नहीं होती, वो इसके आगे बढ़ के कुछ डिलीवर कर रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और दूसरा इसमें मुद्दा है प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, जिसको बड़ा मुद्दा बीजेपी बार बार बना रही है और इसी को लेकर के सवाल भी है, जिसमें महिला थाना और पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क का गठन करने की बात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जो काम है जो अपने घोषणा पत्र के अंदर जिक्र किया है, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। ज़रा मैं श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे इस पर एक जवाब लेना चाह रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर शुरुआत से ही जब कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका जिक्र बीजेपी के नेताओं ने बार बार किया, और अब जब चुनावी रैलियां भी हो रही हैं तो जितने भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं बीजेपी के वो इस पर बात रख रहे हैं। घोषणा पत्र के अंदर भी इसका जिक्र कर दिया जाता है, महिला थानों की बात होती है, महिला डेस्क का गठन करने की बात कर दी जाती है। तो यानी कि संकेत है ये इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी आने वाले कैंपेनिंग में भी और जितने भी आगे दौरे होंगे बड़े नेताओं के, उसमें इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। सुभेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इसमें घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उस पर हम कार्रवाई बाद में कर पाते हैं। घटना ना हो उसके लेकर के जिस प्रकार से महिला थाने का गठन तो हो जाएगा, लेकिन महिला पुलिस वहां मौजूद होनी चाहिए। हर पे डेस्क की बात हो रही, डेस्क है आज भी, लेकिन जिस प्रकार से जो कहा गया है कि देखिएगा कि क्योंकि नए जिले बनने के बाद निश्चित रूप से हर जिले में महिला थाने की जरूरत पड़ेगी, जो उन्होंने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कहा। रोमियो स्क्वाड बनाई थी, वो प्रभावी ढंग से लागू होनी चाहिए, अभी भी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम उसको ढंग से लागू करेंगे। और जैसे जैसे महिलाओं को शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जिस प्रकार से एजुकेशन में जो कुछ आज घोषणा की गई है प्रभावी ढंग से अगर लागू होती है तो निश्चित रूप से वेलफेयर में, तो अगर महिला का सशक्तिकरण जब भी संभव है जब उसको एजुकेटेड कर लेंगे। एजुकेटेड महिलाओं का उसमें शोषण होना कम होता है और बाकी चीजें भी, जो जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि वो अब एसआईटी का गठन करने की बार बार बात आ रही है। एसआईटी का गठन होने के बाद अगर ढंग से कानून व्यवस्था, लेकिन मुझे लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हमारी पहला बजट राजस्थान का आ चुका होगा, उसमें हम किस प्रकार की घोषणाएं कर देंगे और ये जो घोषणा पत्र जो दिया है उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यदि दिशा तय कर देंगे पहले ही बजट में और हम 5 साल का विजन तय करके अगर पेश कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हम विजन ला करके हम सारी चीजों को तय करके और जिस प्रकार से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव तो आएगा। देखिएगा, जब तक विजन नहीं होगा तो हमारे पास एक विजन दिया है उन्होंने,
और इसको हम क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा ये संकल्प है, केवल ये नहीं कि घोषणा पत्र जारी करके, अगर संकल्प के रूप में ला करके, अगर उसे मजबूती के साथ ला करके कुछ करने का प्रयास होता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सामने देखने को मिलता है। होता है क्या है कि जब हम अशोक गहलोत की सरकार का घोषणा पत्र आया था, वो लागू कब हो रहा था, लास्ट में उसमें से एक चीज छोटी सी लागू कर दी, हमारी योजना पूरी हो गई। भाई कहाँ हो गया? अब देखिएगा, इसमें बार बार कह रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री आवास नहीं, मुख्यमंत्री आवास को भी लाने की बात करें और उसका अधिकार हम महिला को देंगे। तो महिला को अगर घर मिलेगा नया वाला, तो उसको फिर एक श्वेत पत्र जारी करने की बात भी जो हो रही है, तो श्वेत पत्र में जो पिछली सारी घटनाएं हुई है, अगर उसको सही तरीके से पेश करके ला करके और उस पर कार्रवाई कठोर तरीके से की जाती है, तो मैं मान के चलता हूं कि फिर भविष्य सुंदर हो सकता है। देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात आ रही है, नौकरियों में भी देने की बात, ये पंचायत और उसमें तो है। हम उसको, महिलाओं को किस प्रकार से नौकरियों में आरक्षण मिल जाएगा और ढंग से अगर दे पाएंगे, 2.5 लाख की नौकरियों के देने की घोषणा की है, अब उसको प्लानिंग के अनुसार कैसे करेंगे? 2.5 लाख एक साथ तो दे नहीं सकते। तो ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण, निःशुल्क एजुकेशन ठीक दो, उनको स्कूटी वगैरह देने की बात, वो 30,000 सवाल उठने लगते हैं ना सर, अगर सवाल वहां से शुरू हो जाते हैं कि जब ये कह दिया जाता है कि महिला आरक्षण बिल जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो उसके बाद कहा जाता है कि हम भी फेवर कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी कहती है हम तो चाह ही रहे थे, हम तो पहले भी लेकर के आए थे। बीजेपी श्रेय लेती है कि हमने देखो पास करवाया। लेकिन हम तो एक डिबेट भी की थी, हमने एक कार्यक्रम में पूछा भी था कि भैया अगर आप हितैषी हैं असल में महिलाओं के, आप उनको चाहते हैं आगे बढ़ाना, तो आपने अपनी पार्टी से क्यों नहीं कितनी महिलाओं को टिकट दिया, ये आप बता दीजिए। आप अभी से, वो तो चलिए बाद में डिक्लेयर होगा, हाँ इम्प्लीमेंट बाद में होगा, लेकिन आप अभी से कोशिश कीजिए ना। आप इस बार के चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा मैदान में उतार दीजिए। अविनाश कल्ला जी, इस बार क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सिर्फ बयान देती हैं, असल में चाहता शायद कोई नहीं है, या फिर उसमें थोड़ा सा तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको बैलेंस करना होता है, जातीय समीकरण देखने होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें कहीं पीछे रह जाते हैं। बातें तो कर दी जाती हैं लेकिन हकीकत नहीं हो पाती है। देखिए शुभेंदु, इसका एक मेजर कारण ये है कि हम एज वोटर्स कभी इन मुद्दों पे वोट देते ही नहीं है। इसीलिए ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रायोरिटी होती है, ये एक सिर्फ रस्म अदायगी होती है जो आज भाजपा ने कर दी, 1-2 दिन में कांग्रेस भी कर देगी। घोषणा पत्र आप कभी के भी उठा के देख लीजिए, अमूमन उतने ही पॉइंट और उतने पेजेस के होते हैं। इन्होंने सबने ये कर दिया, हम ऐसा करेंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पर उसमें क्या ये एक लाइन है कि वी विल डू दिस बट हाउ, वो हाउ का कभी किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। ये बिल्कुल कहने की बात है। आपने महिला आरक्षण की बात करी तो उस पर बताया कि कांग्रेस ने 14% दिया और भाजपा जो ये बिल लेके आई उन्होंने 10% महिलाओं को सीट दी। तो ये तो इनकी रियलिटी है। अब ये कहते हैं हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, 3 को ये कर देंगे। वो पुरानी स्मार्ट सिटीज का अभी तक क्या हुआ, 10 साल से चल ही रहा है। सही बात। इंप्लीमेंटेशन पे कभी नहीं जाता और ये ओनस जाता है पब्लिक पे, बिकॉज हम कभी इन मुद्दों पे वोट ही नहीं करते। असेंबली में हमारे लेजिस्लेटर्स की क्या परफॉर्मेंस रही, कभी उस पर कोई मुद्दा नहीं होगा। प्रदेश के जितने भी बड़े नेता, उनकी हाउस की परफॉर्मेंस देख लीजिए, बिग गोल्डन जीरो है, पर नेता वही बड़े। ये बहुत ही अब एक वो प्रोसेस रह गया है कि हाँ हम घोषणा पत्र लाएंगे, ये एक फॉर्मेलिटी है जो कई टाइम से चलती आ रही है, तो इस बार भी हो गई। जो पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही चुनाव से 7 दिन पहले तक कि वो अपने वोटर को देंगी क्या, कैसे, तो बात की बात है। तो उनके घोषणा पत्र को कोई बहुत सीरियसली ले ना, तो पार्टियां ले रही है और ना ही लोग लेते हैं। लोगों के वही मुद्दे होते हैं कि इस कास्ट को कितना बैलेंस किया गया। इसलिए देख लीजिए, बीजेपी की अभी तक की पूरी ताकत ध्रुवीकरण की राजनीति पे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की वेलफेयर 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 पे जा रही है। वो सिर्फ एक ही को कहते हैं कि गरीब का ये हो, अरे मिडिल क्लास का क्या होगा, जो हाई टैक्स पेयर है उसका क्या होगा, उनके वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं? समबडी इज डूइंग गुड और समबडी इज प्रोफेशनल, उनके लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है और ध्रुवीकरण के इधर भाजपा के पास कुछ नहीं है। तो ये जो बातें इन्होंने बड़ी बड़ी कर ली है। अब देखिए, जैसे कांग्रेस की जब गारंटी आई तो बात हुई थी कि उन्होंने कुछ गारंटी कर्नाटक से ले ली, कुछ गारंटी छत्तीसगढ़ से ले ली जो गोबर वाली थी, या 10,000। भाजपा की भी आप देख लीजिए क्या है, 450 गैस जो बोल रहे वो अशोक गहलोत की गारंटी से 50 रुपए कम में दे दी। रोमियो स्क्वाड उन्होंने उत्तर प्रदेश से निकाल लिया। तो इन्होंने भी यहां वहां से चीजें जोड़ जोड़ा के कर दी। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि इस घोषणा पत्र को लेकर के बार बार ये सवाल भी उठ रहा है कि इसमें नया क्या है। अच्छा, इसमें अविनाश जी एक चीज़ और, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को लेकर के बात करेंगे, लेकिन फोकस इस बार एक और भी देखा गया कि महिलाओं
को केंद्र में रखा गया है। आप देखिए अशोक गहलोत जो गारंटी दे रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप के लिए, है ना, उसमें बेटियों के लिए जो करने की बात है। दूसरा, जब प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के जो नेता आते हैं वो महिलाओं को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री आवास की जो चाबी है वो महिलाओं के जिम्मे जाएगी, उनको सौंपी जाएगी। तो महिलाओं को केंद्र में रख करके बड़ी कोशिश है। इसके पीछे का मकसद क्या नजर आता है? क्या सिर्फ महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश, उसका फायदा ये बिल्कुल ये कोशिश है कि ये वो वोट बैंक है, बिकॉज हमारी राजस्थान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो महिलाओं का उतना एक्सपोजर नहीं रहता, उनकी वोटिंग भी कई जगह कहते इंडिपेंडेंट नहीं रहती। तो वो एक नई टेरिटरी है कि अगर हम उसको कैप्चर कर पाए, क्योंकि जो मेल वोटर्स है जिनके एक आइडेंटिफाइड वोटिंग पैटर्न जा रहे हैं उसी तरफ जाएंगे। अगर हम महिला को कैप्चर कर लेते तो हम एक फैमिली के कई एक्स्ट्रा वोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए उसको एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जा रही है, पर इनकी रियलिटी इससे बहुत दूर है। आप घोषणा पत्र का ही देखिए, जैसे इन्होंने स्कूटी की घोषणा पत्र की बात करी, मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति का आ गया कि काश पढ़ तो लेते, ये स्कीम हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो कई बातें ऐसी लग रही है कि जो फॉलोअप है वो भी बीजेपी की तरफ से जो उनकी स्ट्रेंथ रहती थी कि वो काफी थॉरो स्टडी या रिसर्च के साथ आते थे, वैसे इस चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ऑर्गेनाइज नहीं तो फोकस क्यों नहीं कर पा रही है? क्या बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर उनका ज्यादा फोकस है, इसलिए थोड़ा सा राजस्थान पीछे रह गया? क्या कारण लगता है आपको? मुझे लगता है उनकी एक ये लेक्सिटी है ना कि ये पेंडुलम स्टेट है, ये हर बार बदलता ही बदलता है। हाँ, तो इसलिए रिलैक्स भी है कि चलिए इस बार तो अपना टर्न है, चलिए कुछ भी होगा आ ही जाएंगे। और इनकम्बेंट का हश्र पिछले 2 चुनावों में हुआ है, 156 से 56 और फिर उसके बाद 21। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो फॉल होता है, हाँ। और यही हाल भाजपा का भी हुआ, 163 से 73 पे आ गए। तो उन्हें लगता है कि राजस्थान का जो वोटर है उसकी जो तासीर है वो सरकार बदलने की रहती है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने की हमें जरूरत भी नहीं रहेगी, हम दूसरी जगह फोकस कर लेते हैं। और अब बचे हुए जो 5-6 दिन है उस पर अब उनका सारा फोकस रहेगा। और आप एक बात और देख लीजिएगा, इनके भाषणों में इस घोषणा पत्र का कितना जिक्र होता है। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी है, बड़ी गौर करने वाली है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि ध्रुवीकरण को लेकर के बार बार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा उठाती है और कहती है कि बीजेपी जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, पोलराइज करने की वोट को कोशिश की जाती है। लेकिन अभी तक, हालांकि भुनाने की इसकी कोशिश थी, कन्हैयालाल का जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे नेता आते हैं तो वो इसका जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन ये मुद्दा ज्यादा समय तक चलता नहीं है। अभी मामला ठंडा है या इसको जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो उसके बाद कुछ ये जो चीजें हैं, जो हिंदुत्व वाला जो फैक्टर है, क्या वो नजर आएगा राजस्थान में भी, या उसकी गुंजाइश कम नजर आती है? देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देना, पहली बात तो ये, और मुस्लिमों का भाजपा से कांग्रेस में जाना, आप देखिएगा अभी दरगाह कमेटी के चेयरमैन और आज से एक अध्यक्ष रह चुके पठान चले गए, यूनुस खान चुनाव अलग से लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही। अब जो देखिए प्रधानमंत्री ने अभी बाइतू में कहा कि राजस्थान सौभाग्यशाली है कि राम जी के मंदिर के लिए पत्थर कहाँ से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है। तो राम जी का मंदिर तो हमेशा राजस्थान के लिए तो ऋणी रहेगा ही। तो यहाँ के लोगों को फिर राम जी से जोड़ करके फिर ध्रुवीकरण की बात आ रही है। निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज कुछ तो देगा, लेकिन 90% तो कांग्रेस में जाएगा, 10% इनको मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन देखिए बार बार जो जब हम साधु संतों को खड़ा करके, अब आप देखिएगा आसाम के मुख्यमंत्री को दौरा तेज हो गए, असम देखिए यूपी के मुख्यमंत्री तेजी से आज भी 4 सभाएं की, उससे पहले सभाएं कर गए। तो ये सब चीजें हैं कि जहां जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां धार्मिक स्थल है वहीं पर उनको भेजा जाए, या मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है वहां पर जरूर जाना चाहिए। जैसे पुष्कर में मुस्लिम कैंडिडेट है बीजेपी का, तो वहां पर आज गए यूपी के मुख्यमंत्री जी, तिजारा में पहले चले गए थे और बाकी जगह भी केकड़ी गए हैं, बहुत सारी जगह पर। क्योंकि देखिए माहौल तो जब बनेगा, मुख्यमंत्री कहेंगे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर उदयपुर जैसी घटना होती जो दोनों ही मुख्यमंत्री बोल के गए, असम वाले भी, हम दिखा देते क्या होता है। देखिए ये सारी चीजें ध्रुवीकरण का तो है। और देखिए भाजपा को निश्चित तौर पर यदि ये माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए ये सब चीज जरूरी है। और कांग्रेस का है ये, देखिए निश्चित तौर पर
मुस्लिमों को वो सपोर्ट भी करते हैं और देते भी हैं, बहुत कुछ अंदर से देने का काम होता है बाहर। और आप देखिएगा उन्होंने तो कितने मुस्लिमों को देकर टिकट देकर ये तो दे दिया कि हम तो उनके प्रतिनिधि भी लाना चाहते हैं विधानसभा में। लेकिन भाजपा ने कहा नहीं, हमको प्रतिनिधि लाने की जरूरत नहीं, हमको हमारे तरीके से आना चाहिए। मंदिरों की सुरक्षा की बात या बाकी चीजों की बात, अब टूरिज्म वाली बात भी करते, तो टूरिज्म को हम उन्हीं जोड़ रहे हैं जो कि हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल। नाथद्वारा ले लें या पुष्कर ले लें हाँ। या बाकी जो है उन सबको हम हाँ। किस तरह से विकास ठीक की है। दृष्टि से 800 करोड़ का बजट रखा है, बाकी सारी चीजें दे करके। हाँ। तो ये ध्रुवीकरण की बात तो ठीक निश्चित है। रूप में ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जरा भी इसमें कहते हैं और अविनाश बाकी जी, भी। अविनाश कल्ला जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ता हूँ। अविनाश जी, आप कह रहे थे कि इन घोषणाओं की कितनी जिक्र होता है, अब जब कोई भी बड़ा नेता आता है तो वो देखना है, लेकिन क्या ध्रुवीकरण, क्योंकि अभी तक आप कांग्रेस की पिच पर, यानी कि गारंटी की जो कांग्रेस पार्टी की जो पिच थी उसी पर बीजेपी आकर के खेल रही थी, लेकिन जो पिच है मुफीद जो रहती है बीजेपी के लिए वो ध्रुवीकरण की पिच है। क्या लगता है कि इस पिच पर कांग्रेस को लाने में बीजेपी कामयाब रहेगी या आने वाले समय में इसमें कुछ बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस को वो लाएगी या नहीं ये कांग्रेस की रणनीति है, पर बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ जो है वो पोलराइजेशन रहेगी। और ये राजस्थान में देखिए शुभेंदु, ये बात बहुत क्लियर है, राजस्थान कास्ट डिवाइडेड लाइन है। यहाँ कास्ट में इंटरफाइट बहुत होती है, पर राजस्थान किसी भी तरीके से कम्युनल स्टेट नहीं है। पर जो एक 2014 के बाद एक जो बीजेपी का मॉडल आया है कि हम सभी हिंदी हार्टलैंड को एक ही तरीके से पेंट करेंगे, वो यहाँ गड़बड़ होता है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की, सिर्फ एक कर्नाटक का एक उदाहरण भी है, कर्नाटक में जब हुआ तो उसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा हुआ, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए हिंदी हार्टलैंड बोला। देखिए, जहां भाषा बदल जाती है वहां जो बीजेपी के जो चीफ कैंपेनर है प्रधानमंत्री और अमित शाह और योगी, इनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। तो इनका ग्राउंड प्ले जो है वो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड और राम मंदिर, ये इनका क्लासिक केस है कि ये उसी से आगे बढ़ते आ रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान में 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी से 7 से 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव जीत के आते थे, मंत्री परिषद में उन्हें अहम मंत्रालय दिए जाते थे। और कई लोग ये मानते हैं, मुस्लिम ही मानते हैं कि बीजेपी की जो राजस्थान यूनिट है, उनका कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो भैरव सिंह जी हो, वसुंधरा जी हो या और भी प्रदेश का कोई नेता, वो सब जो है वो हार्ड लाइनर्स नहीं है। ठीक है। और ये राजस्थान बीजेपी को अलग बनाता था। हाँ। और जब से सेंटर में बीजेपी में मोदी आए हैं, उन्होंने ये पार्टी बदलना चाहिए। पिछले इलेक्शन में उनको सफलता नहीं मिली, देखते इस बार क्या करते हैं। ठीक है। और आप ये देखिए ना कि एक और बात देखिए, कन्हैया लाल मोदी हर जगह बोलते हैं, फिर जुनैद कभी नहीं बोला। पहले जयपुर में भी एक रोड रेज में एक मुस्लिम युवा को मार दिया, वो कभी नहीं बोला। ये तो इस बात तक पे आ गए कि उसको मुआवजा 3 दिन में मिला, यहाँ एक ही दिन में मिला। बिल्कुल, इस बात की तुलना होने लगती है। खैर, श्याम सुंदर शर्मा जी, एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि बात शिक्षा की भी की जा रही है। इस मैनिफेस्टो के अंदर जिक्र बच्चों की पढ़ाई को लेकर के है, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि छात्रों के लिए लैपटॉप और जो टैबलेट है वो मुफ्त में। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की जाती है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो एजुकेशन सिस्टम और स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। घोषणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सच्चाई उसकी अलग है। सबसे पहले जो बुनियादी जो ढांचागत सुविधा है, कम से कम वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएट नहीं, किसी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कह रही है कि सबको इंग्लिश की शिक्षा दे देंगे, कैसे दे दोगे? 2000 स्कूल खोल पाए थे आप और 6 लाख बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो हमारे 70 लाख बच्चे और 6 लाख बच्चों को आप इसको कैसे देंगे? देखिए, घोषणा कर देने से मात्र कुछ नहीं होता, आपने सही कहा। देखिए, इसमें कहा है कि जोधपुर में फूड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, या पहला एविएशन वाला स्थापित करेंगे, विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। 402 पीएम स्कूल, 3 स्कूलों का मॉडर्न निर्माण करेंगे, अच्छी बात है, एक नई चीज गई है। और प्रदेश में राष्ट्रीय डिजाइन सेंटर जो कि अभी तक नहीं है हमारे यहाँ, उसको खोला जाना चाहिए। प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर एक अच्छा संस्थान लाना चाहते हैं, तो जरूरत है। आज हम जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, कोटा की बात करें, बीकानेर, बड़े बड़े तो सब जगह दिख रहा है, लेकिन जो नए संभाग बने वहां पर जरूरत है इन चीजों की। अगर ला करके अगर कुछ, देखिए गरीब का बच्चा कैसे पढ़े उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और सीधा आप कह रहे हैं कि देखिए आप पैसा देंगे सीधे तौर पर,
और ट्रांसफर करेंगे अकाउंट में। अशोक गहलोत दे रहे थे 1,000 रुपया वो बैच स्कूलों में, अब ये कह रहे हैं कि हम 1200 देंगे। है, बढ़ाने की बात तो हुई है। और जरूरतमंद बच्चों को लैपटॉप वाली बात बार बार आ रही है, लैपटॉप भी देना। देखिएगा, स्कूटी वो 30,000 दे रहे थे टोटल। इन्होंने कहा कि हम जो 12th में आएंगे सब बच्चियों को देंगे, तो संख्या बढ़ जाएगी ना। और अगर संख्या बढ़ेगी तो अगर दे देने की बात आती तो ठीक है। और इस प्रकार से अच्छा, उसमें कहीं टर्म कंडीशन तो नहीं है ना? अब यहाँ तो कह दिया, लेकिन उसमें देखिए मेधावी छात्रों को है, अब उसमें उनका मेरिट क्या निकलता है? हाँ, बीजेपी उसके लिए अलग से क्या मेरिट बनाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ बाद में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, टीएनसी उसमें बाद में अलग लग जाता है परसेंटेज। देखिए, ये तो बात है कि हाँ। आपको एक तो देना ही पड़ेगा कि इतनी % लाने वालों को हम देंगे। हाँ। तो सब बच्चे उसमें कोशिश करें कि हम भी लाएं। तो एक योजना केवल फ्री बांटने से नहीं, उसका इम्पैक्ट अगर पढ़ाई की स्तर को सुधारने में किया जाता है तो उसमें बुराई नहीं है। ठीक है। सबको तो अब सबको तो संभव भी नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार हमारा बजट 5.5 लाख करोड़ का तो हमारे पास कर्जा है और 23% हमारा जो बजट का ब्याज में चुकाने में चला जाता है। ठीक है। तो हम अपने आर्थिक स्थिति को तो देखेंगे ना, उसके आधार पर अगर ठीक है, राज्य की आर्थिक हालत को भी हमें देखना है। वो हमारी राज्य की आर्थिक स्थिति स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ घोषणाएं करने से नहीं, और उनको इम्प्लीमेंट करना ये बड़ा ज़रूरी होता है ताकि उसका असल मायने में लाभ जनता तक पहुंच पाए। लेकिन घोषणा पत्र के अंदर कई बातों का जिक्र, लेकिन कितना प्रभावी लोगों के ऊपर वो रहती हैं घोषणाएं, कितना गारंटियों को एक्सेप्ट करती हैं? क्या बीजेपी की गारंटियों को एक्सेप्ट करती है जनता, या कांग्रेस पार्टी की गारंटियों पर भरोसा करती है? ये फिलहाल देखना होगा। बहुत शुक्रिया अविनाश कल्ला जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, एनडीटीवी राजस्थान को आपने समय दिया। लेकिन गारंटियों पर बात है, किसकी गारंटी पर कितना भरोसा, ये 25 तारीख को तय हो जाएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।